Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the post-Mauryan period. In last class of history, we have seen that how the Mauryan Empire was established by a young man Chandragupta Maurya, and we also saw that how Chandragupta Maurya took help from the Chanakya and defeated the Dhananan of the Nan dynasty, and one big empire was established by the Mauryan एम्पायर। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद बहुत सारे जो किंग्स है इन द मौर्यन एम्पायर हु रूल्ड अराउंड 130 ईयर्स इन इंडिया। लगभग 137 सालों तक जो है मौर्य वंश का कहीं ना कहीं रूल रहा। आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, दशरथ, इस तरह से जो रूलर्स आए और उन्होंने इंडिया को काफ़ी कुछ दिया। और ये भी माना जाता है कि जो सेंट्रलाइज इंडियन जो डायनेस्टीज थी, वन ऑफ द बिगेस्ट हु रूल इन इंडिया वो थी मौर्यन डायनेस्टीज। लेकिन वो बोलते हैं ना कि चाहे डायनेस्टीज कितनी भी बड़ी हो, कभी ना कभी उसका डाउनफॉल जरूर आता है। तो आफ्टर 130 ईयर्स द मौर्यन एम्पायर फेस्ड डाउनफॉल एंड द some dynasties who attacked and who overcome the region of the Mauryan empire। बहुत सारी डायनेस्टीज, कुछ थी विदेशी जो डायनेस्टीज है वो आई, और कुछ जो इसी इंडिया के जो नेटिव डायनेस्टीज थी वो आई, और कहीं ना कहीं जो मौर्यन ने जो सेंट्रलाइज इंडिया बना करके रखा था, इंडिया को एक करके रखा था, उसको फिर से डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे राज्यों में बांटने लगा। तो आइए इस क्लास में यही देखते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो आप देख सकते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैप में देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि मौर्य एम्पायर था, पूरा पूरा उसकी जो कैपिटल था इसी के बिहार के आसपास ही थी। तो यहां पर देखेंगे कुछ विदेशों से, इस तरफ से आप देखेंगे अफगानिस्तान एंड ईरान, इस तरफ से अटैक होता है मौर्यन एम्पायर पे, और कुछ जो है नेटिव सक्सेसर होते हैं जो कि यहीं के होते हैं, मौर्यन के जो डायनेस्टीज हैं वहीं रहते हैं, और वो भी अपने आप को फ्री घोषित करते हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। आप देख सकते हैं सुंग जो डायनेस्टीज है वो आई थी, और यहाँ पर आप देखेंगे पार्थियंस आए थे, और भी बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर जैसे ही टूटता है तो फिर बहुत सारे कुछ विदेशी आक्रमणकारी और कुछ हमारे इंडियन नेटिव जो इन्वेंसर्स है वो अटैक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से मौर्यन जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 185 बीसी से 319 एडी तक हम इसको देख सकते हैं। देखिए 185 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेके 319 तक जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड रहा था। किस तरह से जो है इंडिया जो एक प्रकार से यूनाइट था वो अब अलग अलग पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि मौर्यन में वो सेंट्रलाइज पावर था और यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो वी कैन क्लासिफाई द इन्वेंसर इनटू टू कैटेगरी। हम दो कैटेगरी में जो इन्वेंसर आए थे जिन्होंने मौर्य एम्पायर को डिफीट किया था और उसके खत्म होने की वजह रही थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं नेटिव सक्सेसर, नेटिव यानी कि इंडिया के जो सक्सेसर थे, और सेकंड पार्ट इज फॉरेन सक्सेसर के, कुछ फॉरेन से आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पर आक्रमण किया, इन्वेंशन किया, अटैक किया। तो नेटिव सक्सेसर में यहां पर आप देख सकते हैं कि चार डायनेस्टीज। द फर्स्ट वन इज सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश 185 बीसी टू 73 बीसी। सेकंड था कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी आई थी, उन्होंने भी अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। एंड थर्ड था सातवाहन डायनेस्टी फ्रॉम 60 बीसी टू 225 एडी। एंड लास्ट वाज चेदी डायनेस्टी। तो ये दिस वर द फोर डायनेस्टीज, they are the native successor of the Mauryan Empire। अब देखिए फॉरेन सक्सेसर कि विदेश से कौन कौन आए और उन्होंने सक्सेस किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक्स आए थे सेकंड सेंचुरी बीसी में। उसके बाद सकास
came and first century BC to 4th century AD. Then after the Parthians and the fourth and last one was Kusan. तो आप देख सकते हैं ये चार जो है नेटिव डायनेस्टीज रही और ये चार जो है इंटरनेशनल डायनेस्टीज रही जो कि मौर्यन जो एम्पायर था उसको टूटने के बाद आई। तो अब धीरे धीरे इन सभी डायनेस्टीज को डिटेल में देखते हैं कि इनके जो किंग्स थे, रूलर्स थे, वो कैसे थे, उनकी पॉलिसी क्या क्या थी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से जरूर आते हैं। आप देखेंगे जो कि एंशिएंट और मिडाइवल में ही ज्यादा थे। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनको इंट्रोडक्शन लेना है कि किस रूलर्स ने, कौन से डायनेस्टी में किस रूलर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया ऑन पॉइंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। फिर जब हम मेंस के लिए स्टडी करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि मेंस के लिए तो अलग करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी भी जब हमारी बेसिक स्टडी चल रही है तो इस तरह से इनके जो डायनेस्टी है उनके मेन मेन किंग्स और मेन मेन जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी उसको हम देखते हैं। देखिए, तो अब हम देखते हैं सुंग डायनेस्टी। पहला जो डायनेस्टी है 185 बीसी टू 73 बीसी, दैट वाज सुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी डायनेस्टी को या किसी भी राजवंश को अगर आप पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फाउंडर देखना पड़ेगा कि आखिर उसने कैसे एस्टेब्लिश किया, उस डायनेस्टी को किन हालातों में क्या करके, किसी को मार के या फिर खुद के हार्डवर्क से, या कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपको कोई डायनेस्टी को अगर जानना है तो सबसे पहले आप देखेंगे, कोई पिक्चर भी अगर देखना होता है तो सबसे पहले आप हीरो को देखते हैं। तो कोई भी डायनेस्टी में हीरो कौन होता है? जो उस डायनेस्टी को बनाया है। तो सबसे पहले हम उस डायनेस्टी को, हीरो को देखेंगे। उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से और भी किंग्स आए, रूलर्स आए, वो देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि मेन मेन जो कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया उन किंग्स ने, राजाओं ने, मेजर कंट्रीब्यूशन। सारा नहीं देखेंगे, डिटेल में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये उतना एंशिएंट और मिडाइवल है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखेंगे। उसके साथ देखेंगे कि उस डायनेस्टी ने पुराने जो डायनेस्टीज थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया, क्या क्या। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे टैक्स बेसिक होता है। टैक्स आज भी आप अगर गवर्नमेंट को अच्छा बोलेंगे तो तभी बोलते हैं जब कोई चीज सस्ती होती है। सस्ती तभी होती है जब टैक्स वहां पर कम होता है। वैसे ही पुराने समय में भी जो रूल करते थे उसका भी बेसिस जो था ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स वाज टैक्स। तो देखेंगे कि टैक्स पर हम ज्यादा नजर रखेंगे कि किस राजा ने किस तरह का टैक्स पॉलिसी लेकर के आया था। तो पहले देखते हैं सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाय पुष्यमित्र शुंग। ये याद रखेंगे कि इसका जो फाउंडर था सुंग डायनेस्टी का, वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है। अब ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, उसमें कमांडर इन चीफ था। मतलब आप देखिए कि एक प्रकार का सेनापति बोल सकते हैं, सेनापति था, लेकिन ये ब्राह्मण था। अब हमने देखा था कि मौर्यन जो एम्पायर था वो किस तरह से बुद्धिज्म से काफी रिलेटेड था, जैनिज्म से काफी रिलेटेड था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द जैनिज्म फॉलोअर एंड बिंदुसार वाज द बुद्धिज्म फॉलोअर एंड अशोका वाज द हिंदुज्म फॉलोअर। तो आप देख सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें सभी रिलीजन्स का रेस्पेक्ट होता था। और जो हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह से हिंदुज्म को लोग मिस यूज करने लगे थे, वो यहाँ पर करेक्ट हो चुका था। तो फिर ब्राह्मणों के जो बोल सकते हैं रिलीजन पर थोड़ा कहीं ना कहीं अटैक हो रहा था, डोमिनेंट हो रहा था, बुद्धिज्म जो है पॉपुलर हो रहा था। तो जो ये पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था और उसने देख सकते हैं कि ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था, उसने ही ये सिचुएशन को लेके आया था और उसने मर्डर कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं बृहद्रथ का, और ये लॉन्च किया था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टांच एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म। ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो काफी हिंदुज्म को फॉलो करता था और इसको लग रहा था कि मौर्य जो पीरियड है उसमें हिंदुज्म को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही, तो कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र। और जो पुष्यमित्र शुंग था उसने बृहद्रथ को हटा करके यहाँ पर सुंग डायनेस्टी लेकर के आया था। लेकिन वही है कि उस समय आप देखोगे कि सक्सीडेड बाई अग्निमित्र, अग्निमित्र ने इसको हटा दिया, किसको? पुष्यमित्र शुंग को। हालांकि इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इतना ही याद रखना है कि इसने शुंग जो डायनेस्टी है उसका फाउंडेशन डाला था। उसके बाद अग्निमित्र जो है सेकंड रूलर आते हैं इस डायनेस्टी में। अ सीरीज ऑफ वीक रूलर वसुमित्र
और वज्रमित्र। देखेंगे कि जब पुष्यमित्र शुंग है उसने धोखे से मार करके बृहद्रथ को हटा करके यहाँ पर जो डायनेस्टी बनाई है, तो कोई जब हार्ड वर्क करके आप कोई चीज अचीव करते हैं या मेहनत से अचीव करते हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी हार्ड वर्क करती है। और आप धोखे से कोई वंश बना रहे हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी धोखे धोखे से ही रहेगी, उसको हार्ड वर्क करना आएगा ही नहीं। ठीक है, सेम वैसे ही होता है कि अ सीरीज ऑफ वीक रूलर, बहुत सारे कमजोर रूलर आते हैं। देखो अग्निमित्र है, उसी को हटा देता है अपने पापा को, पुष्यमित्र शुंग को, फिर वसुमित्र एंड यहाँ पर वज्रमित्र। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग में कमजोर कमजोर जो है रूलर्स आते रहते हैं। ड्यूरिंग देयर रूल अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। अब देखिए, हालांकि ये जो पुष्यमित्र शुंग था दैट वाज रिलेटेड बाय द ब्राह्मण रिलीजन, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा प्रभाव आता है, थोड़ा सा हिंदुज्म को ये प्रमोट करने की कोशिश करता है। पतंजलि वाज द प्रीस्ट ऑफ टू अश्वमेधा यज्ञ। तो आप देखेंगे कि जो पतंजलि थे, जो आप देखेंगे पतंजलि आयुर्वेद वगैरह जो बोला जाता है, तो दैट वाज नेम्ड इन द ग्रेट महर्षि पतंजलि। उनके नाम पर इस तरह से आप देखेंगे योग गुरु या फिर महाभाष्य लिखा गया पतंजलि, वो वही पतंजलि है। यही जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग के समय में। हालांकि इसने अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश की और कोशिश किया कि हिंदुज्म को फिर से रिवाइवल दे सकें, और इसलिए उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में डिटेल में मैंने आपको लास्ट क्लास या जब हम हिस्ट्री की क्लास किए थे तब मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे द भरहूत स्तूप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। तो यहां पर देखेंगे कोई भी डायनेस्टी है, मैंने बताया था डायनेस्टी को 3 पॉइंट में देखना है। सबसे पहला उनमें कौन कौन से किंग्स आए थे, किंग्स के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सा आर्किटेक्चर जो बनवाते हैं जरूर बनवाया था, एंड थर्ड हमको देखना है कि उनका टैक्स जो रिफॉर्म था वो क्या था। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में अगर बोले शुंग डायनेस्टी की, तो भरतहूत स्तूप जो है वो इसी के ड्यूरिंग इसी के समय में बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग है, उन्होंने बृहद्रथ को हटा करके और मर्डर कर करके फिर ये शुंग डायनेस्टी बनाई थी। तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द शुंग डायनेस्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में, कण्व डायनेस्टी। तो देखिए द सेकंड वन वाज कण्व डायनेस्टी। मैंने आपको बताया कि जो शुंग डायनेस्टी है उसमें जो पावरफुल रूलर्स नहीं आ पाए थे, और उसके साथ साथ ज्यादा दिन तक जो है शुंग डायनेस्टी रह नहीं पाया था। देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, मर्डर, इनका भी मर्डर कर दिया गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसने भी मर्डर करके अपनी डायनेस्टी बनाई थी। तो शुंग का भी जो लास्ट एम्पायर था उसके भी मर्डर किया गया बाई हिज मिनिस्टर वासुदेव के द्वारा, एंड फाउंडर ऑफ द कण्व डायनेस्टी। जो कण्व डायनेस्टी है उसका यहाँ पर देखेंगे दोबारा फिर से इसने भी बोला कि तुमने मेरे लीडर को मारा था, मैं भी तुमको मारता हूं, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का यहाँ पर ज्यादा डिटेल में कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, कंट्रीब्यूशन है नहीं द सोसाइटी, इसलिए हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो की है सातवाहन डायनेस्टी। आफ्टर शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी के बाद सातवाहन डायनेस्टी। तो इसका हम देखेंगे किस तरह से जो है इसकी हिस्ट्री रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर, जो भी नेटिव सक्सेसर हुए थे, मैंने बताया था देयर वर 4 नेटिव सक्सेसर हु रूल्ड आफ्टर मौर्यन पीरियड इन इंडिया। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सातवाहन डायनेस्टी, याद रखिएगा। ठीक है, इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, आप मैप में देख सकते हैं कि बहुत बड़े डेक्कन प्लेटू है और सेंट्रल इंडिया में जो है ये पूरी पूरी डायनेस्टी रहती है, सातवाहन डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है पुष्यमित्र शुंग, और आप देख सकते हैं कि जो कण्व डायनेस्टी है वो काफी कम रीजन पर रूल करती है, लेकिन जो सातवाहन है वो काफी बड़े रीजन पर यहाँ पर रूल करती है। आइडेंटिकल विथ आंध्राज बट अपीयर्ड इन द महाराष्ट्र। ये जो है आंध्रा है, यहाँ साउथ में जो रूलर्स थे उनके समय थी, लेकिन ये जो है इनकी प्रतिष्ठान, इनकी जो कैपिटल थी, और ये जो है महाराष्ट्र के आसपास रूल करते थे। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो रीजन है वहां पर रूल करते थे। और ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे किंग्स आते हैं इन द सातवाहन डायनेस्टी। आप देख सकते हैं फोटो में भी कि बहुत सारे किंग्स है, सीरीज ऑफ किंग्स आते हैं, लॉन्च आते हैं 1 2 3 4 30 के अराउंड किंग्स यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस डायनेस्टी में कौन कौन से किंग्स आए थे। तो देखिए सबसे पहला था सिमुक द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। मतलब सातवाहन जो डायनेस्टी है
उसके फाउंडर थे सिमुक द। हालांकि हम बहुत इसमें मैंने बताया था कि आई हैव टॉट यू दैट बहुत सारे सीरीज ऑफ किंग्स वर रूल्ड इन द सातवाहन डायनेस्टी, लेकिन मेन मेन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैंने बताया था कि कोई भी डायनेस्टी को फाउंडर को तो पढ़ना ही है। और उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे सतकर्णी फर्स्ट। ये जो सेकंड हमको किंग्स पढ़ना है, सतकर्णी फर्स्ट रेस्ड द पावर एंड प्रेस्टीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट। हालांकि इन्होंने सिमुक ने तो एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसमें चार चांद लगाने का काम जो है सतकर्णी फर्स्ट ने किया था। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी लड़ाई लड़ लड़ के सातवाहन जो है उसको आपने मतलब पावरफुल बनाया था। ठीक है, अब देखिए 23rd सीधा पढ़ते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पर गौतमी पुत्र नाम से अपना नाम रखा था सतकर्णी। मतलब थर्ड तो हमने देखा, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 23rd द ग्रेटेस्ट रूलर, जो सबसे पावरफुल बोल सकते हैं, इसने तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी द ग्रेटेस्ट रूलर रिवाइव द सातवाहन पावर, इसने रिवाइव किया है। एंड डिफीटेड द शक किंग नाहापना। तो ये जो है गौतमी पूर्ण सतकर्णी है। शक जो है अभी जो विदेशी जो मैं बताया था फॉरेन जो सक्सेसर थे, फॉरेन से जो आएंगे उनमें से एक को सातवाहन जो राजा था गौतमी पूर्ण सतकर्णी उसने हराया था नहापना को। तो ये याद रखिएगा कि विदेश से जो आए थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसी गुलाम बन गया। इंडिया में ताकत तो था इंडिया के राजाओं के पास, लेकिन क्या ऐसी परेशानी रही कि इंडिया गुलाम बना और कैसे डायनेस्टीज आते रहे, धीरे धीरे हम हिस्ट्री से पढ़ेंगे तो इससे आपका फाउंडेशन जो है तैयार होगा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी डिफीटेड द नहापना। नेक्स्ट भी कुछ और भी हम रूलर्स देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन से आए थे। तो यहां पर देख सकते हैं 24th वाज वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी डिफीटेड बाई शक रुद्रदामन। अब देखिए नहापना को जब हराया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, तो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को रुद्रदामन उसी जो शक राजा था उसने हरा दिया वापस से। एंड बोला कि मैरिड टू द डॉटर ऑफ रुद्रदामन। ये नहीं बोला, देखोगे कि हालांकि रुद्रदामन ने हराया किसको, वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी को, लेकिन उसने सम्मान भी किया। बोला कि इसके जो पहले वाले किंग थे उसने हमको हराया था, हमने भी हराया, तो इनमें दम तो है और पावरफुल है। तो इसको लगा कि मेरी बेटी के लिए ये अच्छा हो सकता है। तो रुद्रदामन ने अपनी बेटी का जो मैरिज है वो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी से किया था। ठीक है, लास्ट यहां पर देखेंगे 30th पुलमावी फोर्थ द लास्ट सातवाहन रूलर and finally succeeded by the इक्ष्वाकु in 13th century AD। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है उन्होंने सातवाहन डायनेस्टी को खत्म कर दिया। लेकिन आप देखेंगे द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्यन पीरियड वाज द सातवाहन डायनेस्टी। और हमने चार राजाओं को देख लिया, थोड़ा सा किंगडम को देख लेते हैं। सातवाहन हालांकि बहुत सारे पावरफुल थे, तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था इन द सोसाइटी में, तो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट। तो सातवाहन ही थे जिन्होंने दान देना चालू किया, किस किस को, यहां पर आप देखेंगे ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इन द प्री में कि कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने ये जो है रिचुअल्स चालू किया, स्टार्ट किया टू डोनेट द लैंड। तो ये सातवाहन डायनेस्टी थी। और मोंक को भी देते थे विच इवेंचुअली वीकन द अथॉरिटी। लेकिन इन लोग दान देते रहे, लेकिन यहां पर देखेंगे कि खजाना राजकोष जो है खाली होता रहा। तो कहीं ना कहीं सातवाहन डायनेस्टी कमजोर होने लगी। मेंस में भी आ सकता है, कहीं भी कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बेसिक से पढ़ते चलिए। ठीक है, मेनी चैट्स एंड विहार्स फ्रॉम द रॉक इन महाराष्ट्र। देखिए हालांकि ये सातवाहन है, इनके समय में चैत्स एंड विहार, मैंने बताया था इन द बौद्धिज्म में कि चैत होता है जो होता है वर्शिप हॉल होता है जहां पर मेडिटेशन वगैरह किया जाता है बुद्धिज्म से रिलेटेड से। एंड विहार इज द मोनेस्ट्रीज जहां पर जो भिक्षु लोग रहते हैं, मॉन्क्स लोग रहते हैं, वो है। तो सातवाहन ने बहुत बनवाया था फॉर द बुद्धिज्म। एंड यहाँ पर स्तूपास भी बने थे, स्तूपास लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर सैक्रिड रेलिक। मतलब मैंने बताया था कि बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया था सातवाहन डायनेस्टीज ने। पुष्यमित्र शुंग थे, वो हिंदुज्म को प्रमोट किए थे। तो आप देखेंगे अभी भी आप देख सकते हैं कि कोई एक अगर पार्टी आती है इंडिया में, वो जिस रिलीजन पर ज्यादा रिलाय करती है, भरोसा करती है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है। ऐसा अभी नहीं है, पहले भी था कि जब किसी कंट्री में कोई किंग आएगा, वो किंग जिस रिलीजन के से ज्यादा झुकाव रखता है, ज्यादा प्यार रखता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उस
रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हुआ भी सातवाहन ने बुद्धिज्म को प्रमोट करने का काफी कोशिश किया। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ और भी थोड़ा सा नॉलेज है। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सातवाहन पीरियड वाज, यहाँ पर देखेंगे कि जो सातवाहन पीरियड है उसने काफी कंट्रीब्यूशन किया था। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहन पीरियड इज अमरावती। ये इन्होंने एक नया स्टाइल लेके आया था स्कल्पचर का कि किस तरह से हमको कोई मूर्ति बनानी है, स्कल्पचर बनाना है, ट्रेजर हाउस। और यहाँ पर आप देखेंगे नागार्जुन कोंडा, ये भी इन्होंने बनवाया था। आर्किटेक्चर वाली बात है, आर्किटेक्चर की इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। अब यहाँ पर देखिएगा सातवाहन इशूड देयर क्वाइंस इन लीड। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लीड है। आप देखेंगे कि गोल्ड में गोल्ड में, सिल्वर में क्वाइन तो जारी करना काफी महंगा पड़ रहा था। इन्होंने लीड, एक होता है शीशा लीड, उसका क्वाइंस इशूड किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एट्रीब्यूट भी किया गया था अमरावती में, स्कल्पचर ट्रेजर हाउस ये भी बना हुआ है। और नागार्जुन कोंडा करके भी एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनवाया है। और उसके साथ साथ सातवाहन ने लीड का जो है क्वाइंस इशूड किए हैं। अब देखिए जो fourth and the last native successor in the Mauryan period, that is चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। आपने याद देखा होगा कि कलिंगा को आप जानते होंगे, अशोका के समय भी कलिंगा वार हुआ था। वही कलिंगा में भी एक राजा बनते हैं, चेदी डायनेस्टी वहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है। आपने देखा था महाजनपद, जब हमने पढ़ा था महाजनपदास 16, वहां पर भी एक चेदी नाम का स्टेट था। यहां पर भी आप देखेंगे फिर से उसको रिवाइवल करने का कोशिश होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका a new dynasty rose। यहां पर आप देख सकेंगे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा मैंने बताया था जब वी वर स्टडिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो वहां पर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े थे, वो इसी समय बना हुआ था। एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में आप खारवेल जो है इंपॉर्टेंट किंग था इस चेदी डायनेस्टी में ही, कलिंगराज खारवेल मैंने बताया था। द हाथी गुफा वाज मेड इन द टाइम ऑफ खारवेल। एंड 17 लाइन्स प्राकृत इंस्क्रिप्शन। यहां पर आप देखेंगे प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज यूज किया गया है। एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट यूज की गई थी इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एंड लैंग्वेज वाज प्राकृत। तो बोथ प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोथ वर यूज्ड इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 4 नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन पीरियड की, किस तरह से जो मौर्यन पीरियड के बाद जो डायनेस्टीज आई वो। अब हम देखते हैं कि जो फॉरेन सक्सेसर थे, फॉरेन से कौन कौन आए थे वो हम देखते हैं। फॉरेन सक्सेसर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉरेन सक्सेसर कौन कौन थे। तो यहां पर आप देखिएगा द फर्स्ट वन वाज द इंडो ग्रीक सक्सेसर। इंडो ग्रीक जिसको यूनानी बोल सकते हैं, हिंदू यूनानी जिसको हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं वो है, ठीक है। तो यही थे। हालांकि अभी तक देखिएगा इंडिया में कोई विदेशी इन्वेंशन के बारे में इन द एंशियंट इंडिया में हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही मौर्य एम्पायर, क्योंकि जब तक मौर्य एम्पायर पूरा इंडिया को इंटीग्रेट नहीं किया था तब तक जो है विदेशियों का ध्यान यहाँ पड़ता नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में छोटे छोटे रूलर्स थे। उसके बाद वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास, नंद वंश। एंड फिर उसके बाद जब मौर्यन एम्पायर आया था उसने पूरे इंडिया को इंटीग्रेट किया था, तब जो है मौर्यन एम्पायर की चर्चा विदेशों में भी होने लगी थी। और सबको ये पता था कि अभी जब तक मौर्य डायनेस्टी है तब तक हम अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो है आर्मी काफी स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही मौर्यन पीरियड का डिक्लाइनेशन होता है विदेशों से भी अटैक होना चालू होता है। और वही हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्यास, कि कैसे मौर्य एम्पायर हटा और लोगों को पता था कि हम इंडिया में बहुत कुछ है, इंडिया में हमको अटैक करने से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर मौर्यन के डिक्लाइनेशन के बाद बहुत सारे अटैक चालू होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंडो ग्रीक अटैक, 2nd सेंचुरी बीसी, यानी कि आप देखेंगे 200 साल पहले जो होता है, ये 200 साल पहले जब
111। मैंने बताया था कि जब हम ये 2025 चल रहा है, 2025 से आप जीरो में जाएंगे और जीरो से 200 साल पहले अगर जाएंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, यही जो है पहला इंडो ग्रीक थे, उन्होंने ही यहाँ पर इन्वेंशन किया था। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनांडर। आपने ये नाम सुना होगा, मिनांडर, नागसेन, मिनांडर। क्वेश्चन आंसर बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर। तो यही मिनांडर था, उसने अटैक किया था इनटू द इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। अब ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेन। हालांकि उसने हमला तो किया था, लेकिन वहां यहाँ पर देखा कि बुद्धिज्म का जो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था, बहुत ज्यादा आप देखेंगे इफेक्ट हो चुका था। तो इसने नागसेन के पास गया, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे, तो ये उनका फैन हो गया और ये बोला कि मैं भी इस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूं। तो मिनांडर जो है वो बुद्धिस्ट हो गया था। एंड लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस वर इशूड। इंडो ग्रीक ने ही लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस जो है, हालांकि सक्सेस तो पा गए थे यहाँ पर, कुछ छोटा मोटा अपना राज्य तो बना लिए थे, और उसके साथ आप देखेंगे कि क्वाइंस इशूड किया था। मोस्ट आइडेंटिफाइंग क्वाइंस जो इंडो ग्रीक है, इसी के समय में आप देखेंगे ये क्वाइन देख सकते हैं कि काफी अच्छे से क्वाइन जो है जारी किया गया था। हालांकि पहले भी क्वाइंस आ रहे थे, लेकिन उतना फाइनेस आर्ट की तरह उनको जारी नहीं किया जा रहा था। पहचाना जा सकता है, नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन इंडो ग्रीक ने जो क्वाइंस लेके आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनांडर का स्टेचू, तो इनके जो क्वाइंस थे वो काफी फाइनेस्ट थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक ग्रीक फीचर्स इन आर्ट गिविंग राइज टू गंधार स्कूल। यहाँ पर देखेंगे गंधार स्कूल जो है यहाँ पर चल रहा था स्कल्पचर का, वहां पर इन्होंने अपना ग्रीक फीचर्स भी ऐड किया था। मतलब आप देखेंगे, हालांकि हम मेड इन इंडिया कोई चीज बना रहे हैं, लेकिन विदेश से कोई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उससे भी सीखते हैं। तो सेम ऐसी जब इनका आक्रमण या अटैक हुआ था, तो आप देखेंगे अटैक होता है तो उनके साथ साथ कल्चर भी हमारे साथ आता है। तो जो गंधार स्कूल था, उन्होंने अपना ग्रीक फीचर भी हमको बताया था और इस तरह से मिक्सअप हुआ था आर्ट का। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब हम स्कूल्स पढ़ेंगे, कितने सारे स्कूल्स हैं आप आर्ट एंड कल्चर में, तो वहां पर आप देखेंगे कि हेलेनिक आर्ट है वो दैट वाज गिवन बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स। अब देखिए सेकंड जो फॉरेन सक्सेसर थे वो थे सकास। पहला था इंडो ग्रीक, उसमें मिनांडर, जो मोस्ट फेमस रूलर वाज मिनांडर, एंड द सेकंड वन वाज सकास, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी एडी। मतलब आप देखेंगे कि इन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रूल किया था। एंड रिप्लेस द इंडो ग्रीक इन इंडिया। जब एक आ जाता है, देखेंगे एक कंपनी आती है तो दूसरी भी आती है, तो फिर आफ्टर इंडो ग्रीक सकास केम एंड अटैक्ड एंड रिप्लेस टू इंडो ग्रीक इन इंडिया। अमंग द 5 ब्रांचेस, इनकी 5 ब्रांच थी सकास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द वन विच रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया। आप देख सकते हैं सकास की जो मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने रूल किया था, क्योंकि अभी तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया तक जो डायनेस्टीज वो नहीं पहुंची थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देखेंगे मौर्यन पीरियड वगैरह जो है हाफ इंडिया के नॉर्थन साइड में आई हुई, तो जो भी डायनेस्टीज आ रही थी वो यहीं पर अपना रूल कर रही थी। तो सकास वाज द रीजन ऑफ सकास वाज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब देख लेते हैं किंग, जो फेमस किंग थे, ठीक है, कौन, शक डायनेस्टी में जो किंग थे वो थे द रुद्रदामन। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट फेमस किंग वाज रुद्रदामन, द फेमस किंग एंड ओनली फॉर हिज मिलिट्री। और इसका मिलिट्री जो था, ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडो ग्रीक है उसको डिफीट किया होगा तो इसने अपने मिलिट्री के दम पर ही किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा और वो मिलिट्री के लिए भी जाना जाता है और पब्लिक वर्क भी बहुत किया था रुद्रदामन, ठीक है। रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक, ये देख सकते हैं सुदर्शन झील बोल सकते हैं, सुदर्शन लेक दैट वाज गिरनार जूनागढ़ में है, इसको रिपेयर कराया था। झील लेक वाज द सोर्स ऑफ द इरिगेशन, क्योंकि जब आपके डायनेस्टी में जितना अच्छा इरिगेशन मिलेगा तब वहां क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो आपको टैक्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर यही बात था कि जो इसने देखा रुद्रदामन ने नया झील खुदवाऊंगा, अगर नया जो लेक है वो अगर मैं कंस्ट्रक्ट कराता हूँ काफी ज्यादा उसमें पैसा लगेगा, पुराने वाले को मैं रिपेयर करा के उसका यूज कर सकता हूँ। सेकंड हैंड जो बोल सकते हैं लेक था सुदर्शन झील, उसका ये रिपेयर कराता है कौन, रुद्रदामन, फॉर द इरिगेशन। और पैटर्नाइज द संस्कृत, ये संस्कृत को प्रमोट करता है। देख सकते हैं रुद्रदामन वाज द किंग
that patterned the Sanskrit language. और भी इनका देखते हैं, issued the फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। जो संस्कृत में इंस्क्रिप्शन, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन हमने देखा था हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन, दैट वाज रिलीज्ड इन द टाइम ऑफ खारवेल, कलिंग राज खारवेल, एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत वाज मेड इन द टाइम ऑफ रुद्रदामन। ठीक है, अब अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स देख सकते हैं, नहापना मैंने बताया था, इसी को है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने डिफीट किया था। फिर रुद्रदामन ने इसका बदला लेने के लिए बाद में आप देखेंगे कि वशिष्ठिपुत्र को डिफीट किया था, तो वो यही नहापना है। फिर और भी रूलर आए थे इसमें, उषा व देवा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घाम टीका, इस तरह से बहुत सारे रूलर्स आए थे इन द सका डायनेस्टी, बट द रुद्रदामन वाज द फेमस रूलर। एंड यहां पर देख सकते हैं इन 58 बीसी, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है 58 बीसी वाला, अ किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य इज सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द सकास। जो शक आ रहे थे, तो यहां पर आप देखेंगे इंडिया का मैंने आपको बताया है, जब यहाँ मिडिल इंडिया में जब शक कोशिश कर रहे थे अटैक करने की, तो यहाँ पर एक किंग हुआ करते थे विक्रमादित्य, इन्होंने डिफीट कर दिया था शक के राजा को। और उसी समय विक्रमादित्य ने अपना एक नया एरा स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। और यहीं पर आप देखेंगे जो हिंदू नववर्ष बोलते हैं, वो यही हिंदू नववर्ष है। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने शक से इंडिया को बचाया था, तो इसी के बदले में इन्होंने नया एरा स्टार्ट किया था, दैट वाज कॉल्ड विक्रम संवत। एंड इसका डेट याद रखिएगा 58 बीसी, मतलब 58 साल पहले। अगर आप 2025 चल रहे हैं उसमें 58 प्लस कर देंगे तो वो विक्रम संवत ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2025 से 58 साल पहले 58 ईयर्स बिफोर ही स्टार्टेड अ न्यू एरा दैट वाज कॉल्ड विक्रम संवत। आप देख सकते हैं कि इस तरह से रुद्रदामन ने भी अपना क्वाइन इशू किया था। और यहां पर ये देख सकते हैं विक्रमादित्य का स्टेचू है, इन्होंने शक को हराया था और नया यहां पर एरा स्टार्ट किया था। अब देखिए द पार्थियंस, थर्ड जो सक्सेसर थे दैट वाज पार्थियंस। इनकी भी थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री देख लगते हैं कि जो पार्थियंस थे वो ओरिजिनली देख सकते हैं ईरान में रहते थे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पार्थियंस जो है ईरान में रहते थे। दे रिप्लेस द सकास, देखिएगा सबका टाइम आता है, अपना टाइम आएगा, तो यहाँ पर पार्थियंस का भी टाइम आ गया इन द नॉर्थ वेस्टर्न। याद रखिएगा जो भी काम चल रहा है वो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में ही चल रहा है, अभी तक सेंट्रल इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य ने कोशिश को नाकाम कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं द फेमस किंग वाज यहाँ पर गोंडा फेरेंस हो गया। पार्थियन ने भी लड़ाई करके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्थियन एम्पायर था बेसिकली ईरान का था, लेकिन कुछ समय तक ये इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, बस ज्यादा कोशिश किए थे, ज्यादा इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया था। तो आप देख सकते हैं द पार्थियंस वाज द थर्ड फॉरेन सक्सेसर एंड द फोर्थ फॉरेन सक्सेसर वाज द कुषाण। ये भी याद रखिएगा, कुषाण 1st सेंचुरी एडी टू 3rd सेंचुरी एडी। अब देखिए एंडो डोमिनियन में ये काम चालू हो चुका है। वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ द सेंट्रल एशिया में आप देख सकते हैं वो यूची भी बोले जाते थे, जो कुषाण डायनेस्टी के लोग हैं वो। रिप्लेस्ड द पार्थियन, देखेंगे एक के बाद एक यहाँ पर लाइन लग गया। सबसे पहले आप देखेंगे इंडो ग्रीक आता है, इंडो ग्रीक को हटा करके शक आ जाते हैं, शक को हटा करके पार्थियन, और पार्थियन को हटा करके कुषाण आते हैं। तो कुषाण में आप देखिए कि उनको रिप्लेस करते हैं। एक्सपांडेड द लोअर इंडस बेसिन एंड द अपर मिडिल गंगेटिक बेसिन, ये थोड़ा सा गंगेटिक बेसिन में आने की कोशिश करते हैं। और फाउंडर जो था ऑफ द कुषाण डायनेस्टी का वो था कडफिसेस फर्स्ट या फिर कुजुल कडफिसेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण, तो यहाँ पर कुजुल कडफिसेस। ठीक है, और इसमें जो पावरफुल किंग हुआ वो था कनिष्का। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेचू भी कनिष्का की, अभी जो इनकी स्टेचू है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर दी गई है। एम्पायर आप देख सकते हैं कनिष्का करके देख सकते हैं यहीं तक था, लेकिन ये मिडिल इंडिया तक ही, अभी भी कहानी कहाँ तक चल रही है, मिडिल इंडिया तक। ये कोशिश करते रहिए क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में ये सब काम आएगा कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ
तक राज करी। तो अभी तक कहानी चल रहा है मिडिल इंडिया तक। कनिष्का का कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। द फेमस कुषाण रूलर थे ये, एंड आल्सो नोन एज द सेकंड अशोका। कनिष्का को ही जाना जाता है सेकंड अशोका की तरह। स्टार्टेड एन एरा इन 1708 एडी। ये जो है 78 एडी, एडी यानी होता है कि 2000, जब ये 2025 2025 चल रहा है, ये जब वन में जाएगा उसके 78 एडी में कनिष्का ने भी एक नया अपना एरा चलाया था। जैसे विक्रमादित्य ने 58 बीसी में चलाया था, वैसे 78 एडी में कनिष्का भी नहीं चलाया था। उसको शक एरा बोला जाता है, शक संवत। और यही जो शक एरा है वो इंडियन गवर्नमेंट में यूज किया जा सकता है। आप देखेंगे विक्रम संवत है वो यूज नहीं किया जाता, शक एरा जो है वो यूज किया जाता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ और यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं अबाउट द कनिष्का। द एरा is used by the government of India and a great pattern of महायान बुद्धिज्म। जो कनिष्का था वो बुद्धिज्म का फॉलोवर था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द महायान फ्रॉम बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड। यहीं पर जो कनिष्का है हेल्ड, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने बताया था कि काउंसिल होता रहता है, हर रिलीजन वाले अपने आप को बचाने के लिए काउंसिल करते रहते हैं। तो बुद्धिज्म को जो लास्ट काउंसिल हुआ था बड़ा, वहां पर आप देख सकते हैं यही कुंडल वन में कश्मीर में, ये कनिष्क के समय हुआ था। इसी समय जो है महायान के जो फाइनल प्रिंसिपल से वो फाइनलाइज किए गए थे। कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट, ये कनिष्क है वही सिल्क रूट को कंट्रोल करता था। ये सिल्क रूट जो है चाइना से होते हुए इंडिया, और इंडिया से होते हुए ईरान और वेस्टर्न एशिया तक जाता था। ठीक है, तो उसको जो कनिष्क कंट्रोल करता था। आप देख सकते हैं अभी भी आप देखेंगे कि चाइना जो है रोड बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर सिल्क रूट हुआ करता था, उसको जो है कनिष्क कंट्रोल करते थे। और दिस रूट वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू द कुषाण, और यही जो है कुषाण के इनकम का सोर्स था सिल्क रूट से। ठीक है, द फर्स्ट रूलर इशूड गोल्ड क्वाइंस, यही गोल्ड क्वाइन जो है कनिष्क, अब जब सिल्क रूट को कर रहा है कंट्रोल तो पैसा तो आएगा ही, पैसा आएगा तो गोल्ड क्वाइंस बहुत नंबर में कनिष्क ने ही जारी किया था। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क अ होस्ट ऑफ स्कॉलर फाउंड पैट्रनाइज। कौन कौन थे इनके जो रॉयल कोर्ट में, यहाँ पर देखेंगे वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुना, सबकी हम बात कर चुके हैं डिटेल में जब हम बुद्धिज्म रिलीजन पढ़ रहे थे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आई। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई प्लेस पर कोई डायनेस्टी आती है, उसके किंग्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी को जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ चेंज वो सोसाइटी के लिए जरूर करते हैं। मौर्यन पीरियड से पोस्ट मौर्यन पीरियड में स्कल्पचर यानी मूर्ति कला में कुछ बहुत सारे स्पेशल फीचर्स ऐड हुए इनटू द इंडियन स्कल्पचर फॉर्म में, और उसी को हम देखेंगे कि किस तरह से जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसमें 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर जो है वो डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जो डेवलप हुआ वो अमरावती स्कल्पचर स्टाइल था, फिर गांधार स्टाइल एंड मथुरा स्टाइल। ये जो तीनों स्टाइल थे वो कोई भी जैसे मूर्ति बनाना है, कोई भी स्टैचू हमको बनाना है, कोई भी स्मॉल स्टैचू बनाना है, कोई भी मूर्ति बनाना है, उसके लिए स्कल्पचर डेवलप हुए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा बेसिक चेंज ये करते थे और स्टाइल आते थे। जैसे आज आपको कोई मोबाइल लेना है, आप अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट में जाना है, आप अलग अलग कभी स्पाइसी खा सकते हैं, कभी आप नॉर्मल खा सकते हैं, या फिर कभी आप नेचुरल फूड्स खा सकते हैं। वैसे जब मूर्ति बनती थी तो किसी में ज़्यादा वर्क होता था, किसी में कम वर्क होता था, और ये जो वर्क का स्पेसिफिकेशन है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो देयर वर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्कूल विच वर डेवलप आफ्टर पोस्ट मौर्यन पीरियड। द फर्स्ट वन वाज अमरावती स्टाइल, द सेकंड वन वाज गांधार स्टाइल, एंड द थर्ड वन वाज मथुरा स्टाइल। आप देख सकते हैं टाइम भी जो अमरावती स्टाइल है 150 BC टू 400 AD, सबसे पहले जो अमरावती स्टाइल डेवलप हुआ। फिर आप देख सकते हैं 50 BC तो 5th सेंचुरी AD गांधार स्टाइल, और लास्ट में मथुरा जो स्टाइल है वो डेवलप हुआ 150 AD टू 300 AD। तो आप देख सकते हैं AGM
इस कोड से आप याद रखिए कि जो सीक्वेंस है, कभी कभी सीक्वेंसिंग भी पूछ सकते हैं एग्जाम वाले। ठीक है, तो और कौन से डायनेस्टी में डेवलप हुआ, देखिए इमरावती जो स्टाइल है वो सातवाहन डायनेस्टी के समय डेवलप हुआ था। जो गांधार स्टाइल है यहाँ पर शक एंड कुषाण इनके समय डेवलप हुआ था। आप देख सकते हैं फॉरेनर बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मथुरा जो स्टाइल है वो शक कुषाण के समय ही डेवलप हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हम अभी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि अभी हम डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं। व्हेन वी शैल स्टडी द मेंस पार्ट ऑफ द यूपीएससी देन वी शैल कवर इन आर्ट एंड कल्चर दिस टॉपिक्स इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जो टॉपिक्स है उसको डिटेल में हम आर्ट एंड कल्चर में लेंगे। तो अभी अब देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं कि किस तरह की स्टैचूज जो है वो बना करती थी इन अलग अलग जो स्टाइल है उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए अमरावती जो स्टाइल है। यहाँ पर देखिए कि जब स्कल्पचर चालू हुआ था तो काफी वर्क करने का, आर्ट एंड वर्क और जो डिजाइन है, जो बुद्धा के डिजाइन है उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। देखिए एक स्टेचू है, उसके बगल में बहुत सारे स्टेचूज है। तो ये था अमरावती स्टाइल, मेनली बुद्धिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोशिश तो किया गया बहुत सारे मैंस का, मेनी मैन जो है वो एक फ्रेम में आ जाए और कोशिश थी। तो ये था अमरावती स्टाइल। अब यहाँ पर देखेंगे गंधारा स्टाइल। गंधारा स्टाइल में आप देख सकते हैं कि और भी ज्यादा यहाँ पर मेन जो हीरो था उनको बेसिकली बड़े साइज में दिखाया गया और जो बाकी उनके असिस्टेंट थे वो आप देख सकते हैं कि आसपास दिखाए गए हैं। जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके आसपास रहते थे, उनको उनकी साइज को छोटी की गई। तो देखिए ये गंधार शैली है। ठीक है, गंधार स्टाइल बोल सकते हैं। और ये अमरावती शैली में देखिएगा कि उतना स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट है मथुरा शैली। मथुरा शैली में आप देखेंगे जो हीरो थे उनको ही पूरा पूरा स्पेस है या पूरा पूरा पोर्शन है वो एक स्कल्पचर में दिया गया। और जो उनके असिस्टेंट थे उनको देख सकते हैं यहाँ पर छोटा एकदम स्मॉल फॉर्म में उनको शो किया गया है। और जो भी असिस्टेंट थे वो उन असिस्टेंट को जो नंबर ऑफ असिस्टेंट है वो कम कर दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे अमरावती में तो सभी जो स्टेचूज है या सभी जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन दे आर इक्वल इन साइज। गांधार शैली में जो मेन हीरो है, जो हमारा मेन थीम है, उनको ज्यादा पोजीशन मिला और जो बाकी असिस्टेंट्स पर्सन थे वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल साइज में बनाए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा जो शैली है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेन हीरो है उसकी साइज और बड़ी हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीरो का जो साइज है वहां पर डिफरेंसेस हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर, देन यू कैन राइट डाउन विथ वेरी सिंपल वर्ड। तो आप ये सिंपल वर्ड से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आर्ट एंड कल्चर में इसको और डिटेल से कोशिश करेंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो मौर्यन एरा था उसका अंत होता है, वो डिक्लिनेशन होता है। और उसके साथ साथ 4 नेटिव जो डायनेस्टीज है और 4 जो है फॉरेनर डायनेस्टीज है वो आकर के इंडिया में जो रूल करती है और सोसाइटी को चेंज करती है और अपना कंट्रीब्यूशन देती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।